नमस्कार। अंततः वही हुआ जिसका अंदेशा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया क्योंकि पार्टी आला कमान उनकी जगह नया मुख्यमंत्री चाहता है। 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद मई 2028 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसी संभावना जताई जा रही है कि इन 2 सालों के दरमियान कांग्रेस के सबसे ताकतवर छत्रपों में से एक डीके शिव कुमार को कर्नाटक की कमान दी जा रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास जितने भी बड़े सूबे हैं या छोटे सूबे हैं, उन सब में बड़ा सूबा आज की तारीख में कर्नाटक है। 28 लोकसभा सीटें हैं और उन 28 लोकसभा सीटों में सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस को महज 8 सीटें मिली। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए या दिल्ली के चुनाव के लिए सिद्धारमैया लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन क्या सिद्धारमैया का विकल्प जनाधार के मामले में, वोट बैंक के मामले में, दक्षिण भारत और खासकर कर्नाटक की सियासत के मामले में कांग्रेस ने तैयार कर लिया है? और इस सवाल के साथ कहीं एक दूसरा जो बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर कोई ऐतिहासिक भूल तो नहीं कर दी है? जरा कर्नाटक की सियासत और बदलते हुए हालात को देखें तो एक साथ कई तस्वीरें साफ होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि डीके शिव कुमार एक खांटी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी को कभी वे धोखा नहीं दे सकते। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता को तय करने में डीके शिव कुमार ने जितनी मेहनत की, उतनी मेहनत दूसरे राज्यों के कांग्रेसी अगर शुरू कर दे तो कांग्रेस कई बड़े राज्यों और खासकर उत्तर भारत में खड़ी हो सकती है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सिद्धारमैया एक अच्छे प्रशासक थे और उनकी तरह डीके शिव कुमार भी एक अच्छे प्रशासक हो सकते हैं। लेकिन क्या अच्छा प्रशासक होना, पार्टी के लिए एक ताकतवर इंतजाम अली जैसी भूमिका में खुद को रखना, मौजूदा दौर में जब भारतीय जनता पार्टी की चुनौती सामने है, क्या इस चुनौती को देखते हुए कांग्रेस ने एक सीधा फैसला किया है? और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज कर्नाटक की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति को रखकर देखने की कोशिश करें तो कई सारी बातें साफ होती है। वो तस्वीर देखने में बहुत सुखद लग रही थी जब सिद्धारमैया के पैर छूकर डीके शिव कुमार आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन सियासत पांव छूकर आशीर्वाद लेने वाली राजनीति से न तो चली है और न ही चलती है। सियासत चलती है जमीनी हकीकत से। सियासत चलती है मौजूदा परिदृश्य के साथ भविष्य के परिदृश्य को, आसन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चलने से। और सियासत में कोई राजनीतिक दल अपनी जगह बनाता या बिगाड़ता है तो समीकरणों की राजनीति एक बड़ी भूमिका निभाती है। कर्नाटक में यही सवाल सामने है और इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा हमें नेपथ्य की तरफ जाना होगा, पीछे जाना होगा। नेपथ्य की तरफ नहीं बल्कि इतिहास की तरफ कहें तो जाना होगा। और इतिहास की तरफ जाने का मामला दरअसल यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जड़ें उखड़नी कहां से शुरू हुई? कर्नाटक में कांग्रेस की जड़ें उखड़नी शुरू हुई जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई की बर्खास्तगी से। राज्य के सबसे ताकतवर समुदाय लिंगायत समुदाय से वो आते थे, बड़े नेता थे। चर्चित बोम्मई केस अब सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों तक रह गया है, लेकिन कर्नाटक की सियासत में बोम्मई केस से ज्यादा बोम्मई के सहारे सधने वाले समीकरणों का योगदान था। थोड़ा और आगे जाए, उस बर्खास्तगी के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस जीत तो गई और एक और लिंगायत नेता वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन वीरेंद्र पाटिल को जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, जिस तरह से उनको लेकर और कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर राजीव गांधी को लेकर जो बातें चली, उसने लिंगायत समुदाय के बीच कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक विलेन की तरह खड़ा किया। और जब लिंगायत समुदाय से कांग्रेस पार्टी की दूरी बनती चली गई, एसआर बोम्मई का प्रभाव भी घटता चला गया। मोटे तौर पर कहें तो जनता दल और कांग्रेस ये दोनों लिंगायत समुदाय से दूर होते चले गए। ठीक उसी वक्त बीएस येदियुरप्पा को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी लिंगायत समुदाय में घुसती चली गई। आधे कर्नाटक में 50% के करीब कर्नाटक में लिंगायतों का सीधा प्रभाव है। वहीं दक्षिण कर्नाटक की बात करें, जो कर्नाटक का लगभग 1/3 हिस्सा है, वहां डीके शिव कुमार जिस समुदाय से आते हैं, वोक्का लिंगा समुदाय से, उसका योगदान है।
कर्नाटक में तकरीबन 16% लिंगायत समुदाय की नहीं, लिंगायत समूह की आबादी है। लिंगायत एक ग्रुप है, न कि कोई जाति है, जबकि वोकालिंगा एक जाति है और वोकालिंगा जाति की आबादी 11% के करीब है। लेकिन मोटे तौर पर यह बिरादरी तटीय कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के हिस्सों में सिमटी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी इसी बिरादरी से आते हैं। लिहाजा वोकालिंगा वोटों के लिए एक तरफ देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमारस्वामी दावेदार होंगे तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार दावेदार होंगे। और जब तक एचडी देवेगौड़ा राजनीतिक तौर पर सक्रिय या निष्क्रिय किसी भी भूमिका में है, तब तक वोकालिंगा समुदाय के सर्वमान्य नेता के तौर पर डीके शिव कुमार अपने तमाम भगीरथ प्रयासों के बावजूद नहीं आ सकते। ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सभी इससे रूबरू है कि किस तरह से उत्तर भारत की सियासत में, जहां कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक, खासकर यूपी बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां कहा जाता है कि सवर्णों की राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया। वो कलिंगा पॉलिटिक्स और देवेगौड़ा की पॉलिटिक्स को समझने के लिए इस प्रसंग की चर्चा जरूरी है। उत्तर भारत की राजनीति में 90 के दशक से लेकर 2009-10 तक का दौर याद कीजिए। वो दौर एक ऐसा दौर था जब तथाकथित अपर कास्ट, जिसे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूरा बाल कहते हैं, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ, उस अपर कास्ट की एकता जो बीजेपी के पक्ष में दिख रही थी, उस एकता में एकमात्र बाधा राजपूत समुदाय बन रहा था। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को कभी भी 2014 जैसी सफलता अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के दौर में भी नहीं मिल पाई, मुरली मनोहर जोशी के दौर में भी नहीं मिल पाई। कारण क्या था? क्यों राजपूत समुदाय एक तरफा बीजेपी के पक्ष में नहीं था, जबकि उस वक्त तो संघ के सरसंचालक की भूमिका में कुछ दिनों तक रज्जू भैया भी थे। कारण दरअसल यह था कि उस वक्त राष्ट्रीय राजनीति में जो राजपूतों की त्रिमूर्ति थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी चेहरा नहीं था। वो त्रिमूर्ति थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, चंद्रशेखर की और अर्जुन सिंह की। और उस त्रिमूर्ति के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी राजपूत वोटों के बीच उस ढंग से पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी, जब उन तीनों के देहावसान के बाद जो स्थितियां बनी और एक तरफा बीजेपी ने किया। और तब जाकर 2014 में बीजेपी ने एक व्यापक तिलक तराजू और तलवार वाली राजनीतिक एकता की बुनियाद तैयार की, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिला। यही स्थिति कर्नाटक में देवेगौड़ा की है। देवेगौड़ा की पार्टी चाहे जितनी कमजोर हो, लेकिन उनके नाम के आगे जो पूर्व प्रधानमंत्री लगा हुआ है, उनका जो पॉलिटिकल स्टेचर है, उस स्टेचर को मैच करने की स्थिति में अभी डीके शिव कुमार नहीं है। डीके शिव कुमार एक बेहद प्रतिभाशाली नेता है, कोई शक नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि सिद्धारमैया को हटाने से क्या नुकसान है और डीके शिव कुमार को लाने से कांग्रेस जो फायदा चाहती है, कांग्रेस पार्टी वो फायदा उठाने की स्थिति में दिख नहीं रही है। स्थितियां कुछ और दूसरी दिशा में भी है। स्थितियां दरअसल ये है कि कांग्रेस पार्टी को आप देखने की कोशिश करें, एक अलग चश्मे से कर्नाटक में देखने की कोशिश करें, तो अगर सिद्धारमैया का रिप्लेसमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे या उनके बेटे प्रियांक खड़गे से होता, तो पूरे देश के दलितों को एक मैसेज मिलता और वाकई कर्नाटक में अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना टेढ़ी खीर जैसी स्थिति होती। लेकिन अब राजनीतिक प्रेक्षक इस बात को कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि 2028 की सत्ता को प्लेट में सजाकर भारतीय जनता पार्टी को सौंप देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये स्थितियां बन रही है। ये कहने का कतई ये मतलब नहीं कि डीके शिव कुमार की मेहनत में, उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा में कोई कमी है। डीके शिव कुमार के बारे में अगर एक लाइन में कोई साफ साफ ऑब्जर्वेशन करना हो तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई अमित शाह बन सकता है तो वो डीके शिव कुमार बन सकते हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को डीके शिव कुमार का इस्तेमाल पार्टी के अमित शाह के तौर पर करना चाहिए था। याद रखिए, नरेंद्र मोदी दिल्ली आ रहे थे, अपने साथ साथ अमित शाह को भी दिल्ली ला रहे थे। अमित शाह को मुख्यमंत्री बनाकर वहां छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता था 2012 का चुनाव किस मुश्किल में उन्होंने जीता था और किस तरह उन्हें प्रशांत किशोर तक की जरूरत पड़ गई थी। इस बात से नरेंद्र मोदी वाकिफ थे। उन्हें पता था कि राज्य के ताकतवर पाटीदार समुदाय को दरकिनार करके राजनीति नहीं की जा सकती। लिहाजा अमित शाह को उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बड़ी जिम्मेदारी दी।
पार्टी अध्यक्ष बनाया और अंततः देश का गृह मंत्री बनाया। कई मायनों में कई सारे राजनीतिक प्रेक्षक इस बात को कहते हैं कि डीके शिव कुमार के सामने अमित शाह की राजनीतिक अहमियत भी यदि उन्हें मौका दिया जाए तो वो कद भी काफी छोटा पड़ सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी डीके शिव कुमार की प्रतिभा का सही जगह इस्तेमाल करने में चूक गई? ये एक सवाल है। सिद्धारमैया जनता दल से आए थे। देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री पद पर आए और लिंगायत नेता जेएच पटेल मुख्यमंत्री बनाए गए, उस वक्त सिद्धारमैया वहां उप मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन 2006 में देवेगौड़ा भी परिवार की राजनीति की सियासत के दलदल में धंसते हुए नजर आए और उस वक्त सिद्धारमैया को पार्टी छोड़नी पड़ी। सिद्धारमैया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी ने सिद्धारमैया की ताकत को समझते हुए, चाहे संगठन की उनकी क्षमता हो, चाहे उनका जाति आधार हो, वो जिस जाति से आते हैं कुर्बा, वो पूरे कर्नाटक में करीब करीब फैली हुई है और राज्य में लिंगायत और वोकलिंगा के बाद संख्या बल में तीसरे नंबर की बिरादरी है। लेकिन लिंगायत और वोकलिंगा की तरह किसी खास इलाके में सिमटी हुई नहीं है। लिहाजा हर इलाके में जिस जाति समुदाय के ठीक ठाक वोट हो, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की वापसी में। उन सिद्धारमैया को हटाए जाने के बाद कहीं कांग्रेस ने वही गलती तो नहीं कर दी है जो बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने की थी? ये सवाल अब कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल होगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री पद से हटाने का खामियाजा कांग्रेस भोग चुकी है। बिहार में भी 1989 में लोकसभा चुनाव की हार को देखते हुए विधानसभा चुनाव के महज 3 महीने पहले सत्येंद्र नारायण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने का खामियाजा कांग्रेस भुगत चुकी है। कई राज्यों में भुगत चुकी है कांग्रेस इस तरह के खेल में, लेकिन बावजूद कांग्रेस इस खेल की तरफ जा रही थी या अब भी जाती हुई दिखाई दे रही है। सिद्धारमैया या तो बने रहते या उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रियांक खड़गे भेजे जाते तो राज्य में कांग्रेस के लिए अगले विधानसभा चुनाव में कोई विशेष दिक्कत नहीं आनी थी, बल्कि पार्टी का भविष्य ज्यादा उज्जवल होता। आज की तारीख में कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। हो सकता है हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये बातें अप्रिय लगे, लेकिन कहीं कोई दो राय नहीं है और बिना झिझक इस बात को कहा जा सकता है कि जिस खिलाड़ी को राष्ट्रीय टीम में लाकर बड़ी जिम्मेदारी देनी थी, उस खिलाड़ी को राज्य की रणजी टीम का कप्तान बनाने की जो राहुल गांधी की रणनीति है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ सकती है। डीके शिव कुमार के सहारे अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत लेगी, इस बात पर कम से कम मैं यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूं। जितना कर्नाटक को मैं समझ पाया हूं, जितना वहां के सामाजिक मिजाज को समझ पाया हूं और जितना कर्नाटक की सियासत के सहारे कांग्रेस पार्टी की जो संसाधनों की आपूर्ति दिल्ली में होती है, कर्नाटक कितना महत्वपूर्ण है न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि संपूर्ण विपक्ष की ड्राइवर सीट पर बैठने के कारण कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के लिए कितना महत्वपूर्ण है, शायद दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नीति नियंता इस बात को समझ नहीं पाए। अब देखते जाइए कर्नाटक में जो कांग्रेस ने किया है उसका नतीजा कांग्रेस को किस तरह से भुगतना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।